हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 34th वीडियो है। इस वीडियो में 4 रूब्रिक्स हैं: चेयरफुलनेस व्हेन इट थंडर्स एंड लाइटनिंग्स, सैडनेस थंडरस्टॉर्म अमिलियोरेट्स, वेदर लव्स थंडरस्टॉर्म और फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। और इन चारों में कार्सिनोसिन दवाई कॉमन है। इन रूब्रिक्स में ये दवाई डॉक्टर डोनाल्ड फोबिस्टर और डॉक्टर आर मिक्लेम ने ऐड किए हैं। लाइटनिंग इस शब्द का मतलब है बिजली, यानी वो फ्लैश ऑफ लाइट जो क्लाउड टू क्लाउड के बीच अचानक हुए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण आसमान में नजर आती है। इस बिजली में रोशनी और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा होती है। थंडर ये वो जोर शोर वाली आवाज होती है जो आसमान में बिजली के अचानक चमकने के बाद सुनाई देती है। इसे मेघ गर्जन या गड़गड़ाहट भी कहा जाता है। इसी तरह जब कोई इंसान बहुत जोर से और चिल्लाकर बात करता है या धमकी देता है, तब उसके लिए भी थंडर या गरजना ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। स्टॉर्म इस शब्द का मतलब है मौसम में बदलाव के कारण आने वाले ऐसे चेंजेस जिसमें तेज हवा और तूफान के साथ या तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है या बर्फ गिरने लगती है। इसी तरह एक परेशान या उत्तेजित अवस्था के लिए भी स्टॉर्म शब्द यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब किसी बीमारी के सिम्टम्स अचानक और ख़तरनाक तरीके से शुरू होकर बढ़ने और बिगड़ने लगते हैं, तब उसके लिए भी स्टॉर्म वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, कोविड पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म के सिम्टम्स नजर आते हैं। थंडर स्टॉर्म ये शब्द थंडर और स्टॉर्म इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस वर्ड का मतलब है अचानक से तेज हवाओं के कारण आने वाला वो तूफान जिसमें बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बहुत ज़ोर से बारिश होती है या ओले गिरते हैं। यूजुअली थंडरस्टॉर्म एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है और इसलिए ऐसे समय में हमें यही एडवाइस दी जाती है कि हम घर में ही रहें और तूफान के थमने तक घर से बाहर न निकलें। तो मेटाफोरिकली थंडरस्टॉर्म में 3 इवेंट्स होते हैं। पहला, ये मौसम में आया हुआ एक सडन और डेंजरस चेंज होता है। दूसरा, इसमें बहुत शोर या नॉइस मतलब अनप्लेजेंट लाउड साउंड सुनाई देता है। और तीसरा, ये तूफान इंसान के कुछ सोचने समझने और रिएक्ट करने से पहले ही सब कुछ तबाह कर देता है और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। तो थंडरस्टॉर्म एक अनएक्सपेक्टेड, डेंजरस, लाउड नॉइज वाला, वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव इवेंट होता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो थंडरस्टॉर्म शब्द किसी भी सडन, नॉइजी, चैलेंजिंग और लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। चेयरफुल इस शब्द का मतलब है वो खुशी जो इंसान के चेहरे पर भी नजर आती है, यानी ये प्लेजेंट इमोशन पेशेंट की सब्जेक्टिव फीलिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे ऑब्जेक्टिवली डॉक्टर और बाकी लोग भी देख सकते हैं। अक्सर ऐसा व्यक्ति हैप्पीली होपफुल होता है। सैड या सैडनेस इस शब्द का मतलब है वो दुख और उदासी जो इंसान के चेहरे पर भी नजर आती है, इसलिए डॉक्टर और बाकी लोग भी पेशेंट को देखकर समझ जाते हैं कि पेशेंट मायूस है और लो फील कर रहा है। लव इस शब्द का मतलब है सेल्फलेस अफेक्शन, यानी निस्वार्थ प्रेम, जिसमें एक इंसान किसी से प्यार करता है और उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, भले ही उसे प्यार देने के बदले में प्यार मिले या ना मिले। लव में आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे आप उसकी खूबियों और खामियों दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। फियर फियर मतलब डर, जिसमें इंसान ये जानता है कि उसे कौन सी वस्तु, व्यक्ति या वारदात से नुकसान हो सकता है, यानी पेशेंट को अपने डर का कारण मालूम होता है। तो चेयरफुलनेस व्हेन इट थंडर्स एंड लाइटनिंग्स, सैडनेस
थंडरस्टॉर्म अमिलियोरेट्स, वेदर लव्स थंडरस्टॉर्म और फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। इन चारों रूब्रिक्स को लिटरली समझें तो कार्सिनोसिन पेशेंट थंडरस्टॉर्म को बहुत पसंद करता है, उनके आने पर बहुत खुश हो जाता है और उसकी उदासी भी दूर हो जाती है। लेकिन साथ ही पेशेंट को थंडरस्टॉर्म्स से डर भी लगता है। इसी तरह इन रूब्रिक्स को मेटाफोरिकली समझें तो अपनी लाइफ में सडन चेंजेस आने के कारण जब कार्सिनोसिन पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तब पेशेंट या तो उस कंडीशन के आने पर बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसका दुख भी दूर हो जाता है और वो उस सिचुएशन से प्यार करने लगता है। लेकिन अगर पेशेंट को इस थंडरस्टॉर्म से प्रॉब्लम होती है तो वो डर जाता है। एग्जाम्पल 1। 20 साल का मेल कॉलेज स्टूडेंट एक्ने वल्गैरिस की दवा लेने अपनी मम्मी के साथ आया और बोला, डॉक्टर मुझे मेरे चेहरे पर पिंपल्स को दूर करने की दवा चाहिए। फिर पेशेंट बोला, आज से 3 साल पहले जब मैंने अपने डैड को ये कहा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ जिस पर मैं कॉमेडी वीडियोस अपलोड करूँगा और पैसे कमाऊँगा, तब आपको यकीन नहीं होगा डॉक्टर, मेरे डैड एकदम से मुझ पर भड़क गए। उन्होंने चिल्लाकर मुझे कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तू तो मोबाइल से सेल्फी तक ठीक से नहीं ले पाता, वीडियोस क्या बनाएगा, खाक। ऊपर से वीडियोस बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू कोई करोड़पति है क्या? और अगर तूने वीडियोस बना भी लिया तो कितना कमाएगा, चवन्नी अठन्नी? ये काम तेरे बस की बात नहीं है। चुपचाप कोई सरकारी नौकरी ढूंढ ले और लाइफ में सेटल हो जा। कोई और होता तो ये बात सुनकर डर जाता और शायद अपना फैसला भी बदल देता, लेकिन मुझे अपने डैड की ये डांट फटकार सुनकर एक्चुअली बहुत अच्छा लगने लगा। मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकता, उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं उनके सामने मुस्कुराने लगा क्योंकि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अब तो मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनकर दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, मैंने मेहनत किया और आज मेरे वही डैड लोगों को मेरी सक्सेस स्टोरी की मिसाल देते हैं। इसी तरह डॉक्टर, जब कोई मुझे किसी काम के खतरे या नुकसान बताकर मुझे डराने की कोशिश करता है, तब मैं एक्चुअली उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ। बल्कि मुझे तो ये भी लगता है कि अगर कोई काम मुश्किल है तब तो मुझे उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही मुझे बिजली कड़कने पर न जाने क्यों बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर पेशेंट बोला, जब मेरे वीडियोस पर कम व्यूज़ आते हैं तब मैं बहुत लो फील करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिसमें लोगों ने डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट या बहुत बड़ी नाकामयाबी के बावजूद उन एडवर्स सिचुएशंस का बहादुरी से सामना किया और फाइनली सफल हुए। कुछ समय पहले मैंने ऐसी ही एक स्पोर्ट्स वुमेन की लाइफ पर वीडियो देखा जिसमें यह बताया गया था कि ट्रेन से बाहर फेंके जाने और अपने दोनों पैर गंवाने के बावजूद उस महिला ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ान को सफलता से पूरा किया। ऐसे वीडियोस देखने पर मेरा दुख काफ़ी कम हो जाता है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे हर काम एकदम अच्छे तरीके से करना पसंद है। मेरे वीडियोस बिल्कुल टाइम पर तैयार हो जाने चाहिए और उसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। आपके पास आने से पहले भी मैंने आपकी रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि अगर अपॉइंटमेंट 5 बजे का है तो ठीक 5 बजे मेरी डॉक्टर से मुलाकात हो जानी चाहिए। घर पर भी मैं यही इंसिस्ट करता हूँ कि रोटी बराबर गोल बननी चाहिए, वरना मुझे उसे खाने में मज़ा नहीं आता। इसी तरह डॉक्टर, आप जो दवा मुझे दे रहे हैं उससे मेरे सारे मुहासे चले जाने चाहिए। एक छोटी सी फोड़ी भी मेरे फेस पर नहीं नज़र आनी चाहिए। मुझे एब्सोल्युटली एक्ने फ्री स्किन चाहिए, क्योंकि इन पिंपल्स के कारण मुझे एक ही डर रहता है कि किसी भी वजह से फोड़ी फूट ना जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मेरे वीडियोस पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि फेस कैम करते समय मेरे लिए वीडियो में अच्छा दिखना ज़रूरी है। फिर पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर ये बचपन से ऐसा ही है। 5 साल की उम्र से ही वो ज़्यादातर काम खुद से करने की बातें करता था। कहता था, मम्मी मैंने स्कूल के लिए अपनी बैग भर लिया हूँ। अपने कपड़े भी खुद से पहन लेता था, बाल भी अपने आप बना लेता था। हम लोग यही सोचते थे कि सिर्फ 5 साल की उम्र में ही ये अपने सारे काम खुद से कैसे कर रहा है। साथ ही डॉक्टर, ये मेरी और अपनी छोटी बहन की बहुत फिक्र करता है।
हम दोनों में से किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो ये परेशान हो जाता है और डॉक्टर को फ़ोन करता है सिर्फ इसलिए कि कहीं हम ज़्यादा बीमार ना हो जाएं। इस पर पेशेंट बोला, हाँ तो मम्मी सारा दिन हम सब का ख्याल रखती है, उन्हें डायबिटीज़ है और इतना काम करने से अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे इस बात का बहुत टेंशन रहता है, इसलिए मैं अक्सर मम्मी को आराम करने के लिए कहता रहता हूँ। मेरी छोटी बहन अपने 10th का एग्ज़ाम देने वाली है, तो ऐसे में उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। उसकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर इससे उसकी पढ़ाई और एग्ज़ाम्स पर असर पड़ेगा ना। साथ ही डॉक्टर, मैं टीवी या सिनेमा हॉल में मारपीट वाले सीन्स नहीं देख सकता। जब भी कोई ऐसा सीन आता है जिसमें लोग किसी को बेरहमी से मार रहे हैं या फिर किसी को तड़पा तड़पा कर जख्मी हालत में सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तब मैं या तो चैनल चेंज कर देता हूँ या फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता हूँ। मुझसे ऐसे दृश्य देखे नहीं जाते। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि जब उसके डैड ने उस पर चिल्लाते हुए यूट्यूबर बनने की बजाय गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कहा, तब इस डांट और नेगेटिव बातों को सुनने के बावजूद पेशेंट ने यूट्यूबर बनने का फैसला कर लिया। पेशेंट के डैड का सडनली चिल्लाना और पेशेंट को डिस्करेज करने वाली बातें सुनाना मेटाफोरिकली थंडर और लाइटनिंग की तरह है, जिसके आने पर ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पेशेंट खुश होकर मुस्कुराने लगा। साथ ही पेशेंट को आसमान में बिजली कड़कने पर बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए ये रूब्रिक है, चेयरफुलनेस व्हेन इट थंडर्स एंड लाइटनिंग्स। जब वीडियोस पर कम व्यूज आते हैं तब पेशेंट ऐसे लोगों की लाइफ पर बने वीडियोस देखता है जिन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस का डट कर सामना किया और कामयाब हुए। एक डबल एम्प्यूटी का माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब करना दिलेरी दर्शाता है। ट्रेन से बाहर फेंके जाने और अपने दोनों पैर को खो देना एक अनएक्सपेक्टेड और डिजास्ट्रस टर्न ऑफ इवेंट है, जिसके होने पर सर्वाइवर डिप्रेस्ड हो जाता है। इसलिए यह मेटाफोरिकली थंडरस्टॉर्म है, जहां एक सडन इवेंट ने उस महिला की लाइफ को लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उस लेडी की फाइटिंग स्पिरिट को देखकर पेशेंट इंस्पायर्ड होता है और उसका दुख कम हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है, सैडनेस थंडरस्टॉर्म अमिलियोरेट्स। पेशेंट को हर चीज, यहां तक कि रोटी भी एकदम परफेक्टली राउंड शेप में चाहिए। इसी तरह दवा लेने के बाद पेशेंट अपने चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल भी देखना नहीं चाहता। इसलिए यह रूब्रिक है, फैस्टिडियस। पेशेंट को पिंपल्स के फूटने से डर लगता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसके वीडियोस की विजुअल क्वालिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए यह रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। पेशेंट की मम्मी के अनुसार 5 साल की उम्र में पेशेंट अपनी एज के दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैच्योरली बिहेव कर रहा था। उस यंग एज में पेशेंट अपने काम खुद कर लेता था। इसलिए यह रूब्रिक है, प्रिकॉसिटी। पेशेंट को अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर की सेहत की हमेशा फिक्र लगी रहती है और इसलिए वो उनका ध्यान रखता है ताकि वो बीमार ना पड़े। इसलिए ये रूब्रिक है, फियर अबाउट द हेल्थ ऑफ लव्ड पर्सन्स। पेशेंट टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स और मूवीज में किसी पर जुल्म या अत्याचार देख नहीं पाता। जब भी पेशेंट किसी को बेरहमी से कत्ल किए जाने वाले सीन्स देखता है तब वो अपसेट हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है, क्रूएल्टी कैनॉट बेयर सीइंग और हियरिंग क्रूएल्टी मर्डर ऑन टेलीविजन। एग्जाम्पल 2। 35 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे माइग्रेन की तकलीफ है जिसके कारण अक्सर मुझे सिर दर्द होते रहता है और कभी कभी सर्दी जुकाम भी होने लगता है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे बड़े भाई का हेड और फेस बहुत सीरियसली इंजर हो गया था, जिसके कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और तब से हम उनका इलाज करवा रहे हैं। इस एक्सीडेंट के कारण ही मेरे और मेरे भाई की लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। जहां मुझे सिर दर्द होना शुरू हो गया, वहीं चोट लगने के कारण मेरे भाई को दौरे पड़ने लगे। किसी भी वक्त उनका बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। वो ज़ोर से चीखने लगते हैं और बहुत आक्रामक हो जाते हैं।
कई बार वो घर की चीज़ें तोड़ने फोड़ने भी लगते हैं और एक बार उन्होंने मुझ पर पत्थर भी फेंका था जिसके कारण मुझे सिर पर चोट लग गई थी। जब भाई का बिहेवियर नॉर्मल हुआ तब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे ज़ख्म पर मरहम भी लगाया, यानी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। डॉक्टर ने बताया है कि भाई को ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें वो सिर्फ कुछ समय के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। मेरे भैया के इस वॉयलेंट बिहेवियर के कारण ही परिवार और पड़ोसियों ने उन्हें पागल खाने में भर्ती करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इस बात का हमेशा से विरोध किया। मैं जानता हूँ कि मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में उनका साथ दूंगा और उन्हें असाइलम नहीं जाने दूंगा। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो मेरे भैया हैं और मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। इसलिए मैं अपने भैया को अपने साथ लेकर जाता हूँ। कभी वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब कल की ही बात है, मैं दुकान से घर का राशन लेने में बिजी था कि भाई ने देखा कि एक बच्ची की बैग से उसकी गुड़िया गिर गई है। भाई ने उस डॉल को उठाया और उस बच्ची को लौटाने गए, लेकिन भाई के चेहरे और एक्सप्रेशंस को देखकर वो लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए और भाई को एक बुरा आदमी समझकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगे। 2-3 तो भाई को अटैक करने तक पहुँच गए थे। ये देखकर मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और मेरे भैया ने बताया कि वो तो सिर्फ बच्ची की डॉल उसे लौटाना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही सारे लोग मुझे और भाई को भला बुरा कहने लगे और मुझे दोष देने लगे कि ऐसे पागल आदमी लोगों के लिए खतरनाक है और उन्हें पागल खाने में ही रखना चाहिए। उस वक्त मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं ये सब लोग मिलकर भाई को मारना पीटना शुरू ना कर दे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको मारना है तो मुझे मारो, मेरे भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाहर से मैंने ऐसे बताया कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ और उन लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये बोलकर जब मैंने देखा कि वो लोग थोड़े शांत हो गए हैं, तब मैंने वो डॉल उस बच्ची को लौटा दिया और अपने भाई को वहाँ से लेकर तुरंत घर आ गया। मुझे अपने भाई की फिक्र है, लेकिन उनके इस बिहेवियर से लोगों के आक्रोश का डर भी मुझे सताता है। आज लोग ऐसे हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे ही बस किसी पर भी गालियों और लातों की बारिश कर देते हैं। इससे पहले कि आदमी खुद कुछ समझ पाए या लोगों को समझा पाए, लोग उसे मार मार कर अधमरा छोड़ देते हैं। इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, ये टीवी में जो दंगे फसाद दिखाते हैं उससे भी मुझे बहुत डर लगता है। देखिए ना, अचानक से कुछ लोग हाथों में पत्थर, एसिड से भरे बल्ब्स और आग की मशालें लेकर चिल्लाते हैं, धमकाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए सब कुछ तोड़ फोड़ कर या आग लगाकर चले जाते हैं। मतलब लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का सिर्फ विनाश होता है और कुछ नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम्स को चाहिए कि वो लोग बिना झगड़ा किए एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहें, तभी तो देश में सुख शांति बनी रहेगी ना। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, एक हफ्ते पहले जब मुझे थोड़ी छींकें आ रही थी तब मैंने ये नोटिस किया कि मुझे खाने में नमक कम लग रहा है, जबकि घर के बाकी लोगों को नमक ठीक लग रहा था। मुझे शक हुआ कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। उस दिन मैं हर एक घंटे में सिर्फ यही जांच कर रहा था कि मुझे स्वाद आ रहा है कि नहीं। फिर शाम को अपने आप मुझे नमक का स्वाद पहले जैसा महसूस होने लगा। अगले दिन डॉक्टर ने भी मुझे चेक किया और कहा कि मुझे कोई दवाई या टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भी मैं दिन में 2-3 बार नमक अपनी ज़बान पर रख कर चेक करते रहता हूँ कि कहीं टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे फिक्र है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मुझसे ये बीमारी मेरी फैमिली में फैल जाएगी और फिर उन सबको कोरोना हो जाएगा। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि कार एक्सीडेंट के बाद ही वो खुद और उसके बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। इसलिए ये रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम इंजरीज एक्सीडेंट्स। यहाँ नोट करें कि पेशेंट का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसके भाई को उस हादसे में जो फिजिकल और मेंटल इंजरीज आई थी उसका असर पेशेंट पर मेंटली पड़ा, जिसके कारण पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई।
पेशेंट ने कहा कि उसके भाई को दौरे पड़ते हैं जिसमें वो अचानक से चीखते हैं और वायलेंट भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन पेशेंट के भाई ने पेशेंट को इंजर भी कर दिया था। यहाँ इस मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट के भाई का बिहेवियर सडनली लाउड और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, इसलिए ये मेटाफोरिकली थंडरस्टॉर्म है। लेकिन अपने भाई के इस एबनॉर्मल बिहेवियर के बावजूद पेशेंट उसे पागल खाने भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि पेशेंट अपने भाई की तरफदारी में ये कहता है कि वो जानता है कि उसके भाई एक अच्छे इंसान हैं। भाई की बीमारी के बावजूद पेशेंट उन्हें स्वीकारता है और उनके प्रति निस्वार्थ इमोशनल अटैचमेंट एक्सप्रेस करता है। इसलिए ये रूब्रिक है वेदर लव्स थंडरस्टॉर्म। पेशेंट ने बताया कि अक्सर जब लोग एक साथ किसी व्यक्ति या धर्म के खिलाफ जमा होकर दंगा फसाद करते हैं, तब टारगेट किए जाने वाला व्यक्ति या कम्युनिटी कुछ समझे या रिएक्ट करे, उससे पहले ही लोग बिना कोई बात सुने उस पर बैड वर्ड्स और डंडों की बारिश कर देते हैं, जिसमें इंसान की जान और कीमती सामान दोनों का भारी नुकसान होता है। ये डेंजरस सिचुएशन मेटाफोरिकली थंडरस्टॉर्म है, जहां थंडर वो बैड वर्ड्स या थ्रेट्स हैं जो लाउडली कहे जाते हैं, और स्टॉर्म में मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी शामिल है। ऐसा थंडरस्टॉर्म इंसान के रिएक्ट करने से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर देता है और फाइनली सिर्फ डिस्ट्रक्शन के निशान ही रह जाते हैं। पेशेंट ने ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ में फेस किया है और ऐसे सीन्स को टीवी पर देखकर भी वो अपसेट हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। जब पेशेंट के भाई को लोग मारने आ रहे थे, तब पेशेंट डर गया था, लेकिन उसने लोगों के सामने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो बहुत बहादुर है और उनसे निडर होकर लड़ सकता है। साथ ही लोगों का रिएक्शन शांत होता देखकर पेशेंट ने तुरंत बच्ची को उसकी डॉल लौटाई और अपने भाई को वहां से लेकर घर आ गया। इस दिखावे वाली बहादुरी से पेशेंट अपने असली डर को छिपाकर लोगों का सामना कर रहा था। इसलिए ये रूब्रिक है अफेक्टेशन। यहाँ नोट करें कि पेशेंट ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और ये भी कहा कि अगर लोगों को मारना है तो वो उसे मारे, लेकिन उसके भाई को छोड़ दें क्योंकि वो बेकसूर है। यहाँ भी पेशेंट यही बता रहा है कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता है। पेशेंट के अनुसार धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा गलत है और इसलिए उसे लगता है कि सभी धर्म के लोगों को एक साथ अच्छे से रहना चाहिए। इसलिए ये रूब्रिक है हार्मनी डिजायर फॉर। जब पेशेंट को खाने का टेस्ट कम महसूस हो रहा था, तब वो बार बार खुद के टेस्ट सेंसेशंस को चेक कर रहा था कि कहीं उसे कोविड तो नहीं हो गया है। डॉक्टर द्वारा अश्योर किए जाने के बावजूद पेशेंट आज भी ये चेक करते रहता है कि उसे स्वाद महसूस हो रहा है या नहीं। इसलिए ये रूब्रिक है चेकिंग मस्ट चेक ट्वाइस और मोर। पेशेंट को कोरोना का डर इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे इंसान को हो सकती है। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ कंटेजियस डिजीज एपिडेमिक इन्फेक्शन। सो टू समराइज, कार्सिनोसिन पेशेंट की परवरिश बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में होती है, जहां उसके डोमिनेटिंग पेरेंट्स उस पर हमेशा हर काम को अच्छी तरह से करने का प्रेशर डालते हैं। इस प्रेशर के कारण बच्चा बहुत आज्ञाकारी और होनहार बनता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहता है। इसलिए ये बच्चा अक्सर अपनी इच्छाओं तक को एक्सप्रेस नहीं करता। अगर कम उम्र में बच्चे के पेरेंट्स की मृत्यु हो जाए, तब भी कार्सिनोसिन पेशेंट डरने की बजाय हिम्मत से काम लेता है और परिवार की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। ऐसे ही उम्र गुजर जाती है और पेशेंट को यही लगता है कि उसका पूरा जीवन एक संघर्ष था। लेकिन अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पेशेंट को यही लगता है कि वो अकेला है, क्योंकि जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती है तब उसकी फैमिली होते हुए भी उनमें से एक भी मेंबर पेशेंट को हेल्प करने के लिए नहीं आता। मतलब पेशेंट को खुद की ही फैमिली से अपनापन महसूस नहीं होता है। साथ ही पेशेंट को ये भी लगता है कि वो अपने परिवार के लिए कितना भी काम करे, कोई उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि सबको यही लगता है कि जो कुछ भी पेशेंट कर रहा है वो तो उसका फ़र्ज़ है।
फाइनली फ्रस्ट्रेट होने पर पेशेंट अपने ही परिवार को गालियां देने लगता है और अब वो अपना गुस्सा जानवरों पर जुल्म और अत्याचार के द्वारा एक्सप्रेस करने लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। प्लीजिंग, desire to please others, parents. Desires, suppressing his desires. Responsibility, strong in children. Life has been a long, hard struggle. Delusions, she did not belong to anyone. Delusion, she is not appreciated. Abusive, insulting to family and children, and cruelty, brutality, inhumanity to animals. कार्सिनोसिन दवाई इन दोनों रूब्रिक्स में मौजूद है, तो इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, इस टर्म का मतलब है वो कॉजेटिव फैक्टर जिसके कारण पेशेंट बीमार हो गया है। रिप्रोच, इस शब्द का मतलब है किसी प्रॉब्लम के लिए किसी स्पेसिफिक इंसान को ब्लेम करना, यानी अगर कोई अनप्लेजेंट इवेंट हुआ है तो उसका कारण सिर्फ वो इंसान है। तो इस रूब्रिक का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम के लिए दोष दिए जाने के कारण ही पेशेंट बीमार हो गया। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे दोस्त का बटुआ ट्रेन में चोरी हो गया था और उसके लिए वो मुझे दोष दे रहा था। उसने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि मैंने उसे ट्रेन में मोबाइल पर कॉल किया और उसका ध्यान मुझसे बातें करने पर था, इसलिए उसका वॉलेट चोरी हो गया। ये बात मुझे इतनी बुरी लगी डॉक्टर कि उसके बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। रेप्रिमांड्स, रेप्रिमांड में पेशेंट को किसी प्रॉब्लम के लिए दोष दिया जाता है और साथ ही उसे डांट भी सुननी पड़ती है, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाने वाला और पेशेंट को डांटने वाला व्यक्ति या तो पेशेंट से उम्र में बड़ा होता है या फिर पोजीशन और स्टेटस में पेशेंट से सीनियर होता है। ऐसे इंसान के पास पेशेंट पर चिल्लाने की और उसे फटकार लगाने की अथॉरिटी या पावर होती है। इसलिए पेशेंट अपने से सुपीरियर या हायर अथॉरिटी वाले व्यक्ति की डांट सुनने के बाद बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइम पर सबमिट नहीं कर पाया, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे खूब डांटा। उनकी बातें मुझे इतनी बुरी लगी कि घर आते ही मुझे बुखार और सिरदर्द महसूस होने लगा। तो रिप्रोच में पेशेंट को किसी प्रॉब्लम के लिए केवल जिम्मेदार ठहराया जाता है, यानी पेशेंट को सिर्फ दोष दिया जा रहा है, जबकि रेप्रिमांड में पेशेंट को किसी अथॉरिटी वाले व्यक्ति द्वारा दोष और गुस्से से भरी डांट दोनों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक्स और इनमें मौजूद कार्सिनोसिन दवाई समझ आई होगी। एक डॉक्टर ने मुझे इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो मैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिल्यूजन्स, वन इज़ अ रोबो। मैंने इस रूब्रिक को अपने एलुमिना वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। साथ ही ये बात याद रखें कि रोबो शब्द कैरल कैपेक नाम के नॉवेलिस्ट ने अपने प्ले रॉसम यूनिवर्सल रोबोज में पहली बार यूज़ किया था। इस शब्द का ओरिजिनल मीनिंग है फोर्स्ड लेबर, जिसका मतलब है किसी का गुलाम बन जाने के कारण अपनी मनमर्जी के खिलाफ सिर्फ अपने मालिक के लिए ज़बरदस्ती मेहनत करना। इसलिए जब कोई इंसान किसी के हुक्म के मुताबिक ही काम करने पर मजबूर हो जाता है, तब उसकी हालत रोबो जैसी हो जाती है। डिल्यूजन्स थिंक्स ही इज वर्किंग अ मशीन। ये रूब्रिक डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ प्लमम मेटालिकम दवाई दी गई है। मशीन, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी के द्वारा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक फिक्स्ड तरीके से रिपीट करता है ताकि इंसानों का काम आसानी से पूरा हो जाए। रोबो भी एक तरह का मशीन होता है, लेकिन सभी मशीन्स रोबो नहीं होते, क्योंकि इन दोनों में दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। पहला, रोबो को इस तरह से बनाया जाता है कि देखने में वो एक ह्यूमन जैसा नजर आए,
यानी रोबो का एक्सटर्नल अपीयरेंस और बॉडी मूवमेंट्स इंसानों से सिमिलर होता है, जबकि ज़्यादातर मशीन्स को उनके पर्पस के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है और इसलिए वो ह्यूमंस जैसे नज़र नहीं आते। साथ ही इंसानों की तरह रोबो भी एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकता है, जबकि ज़्यादातर मशीन्स को एक ही जगह पर फिक्स्ड रखकर ऑपरेट किया जाता है। दूसरा, मशीन्स सिर्फ स्पेसिफिक तरह के काम ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फ्रिज में खाना ठंडा रहता है और टीवी पर हम ऑडियो विजुअल कंटेंट देख सकते हैं, यानी इन दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि रोबोट्स मोस्टली मल्टीपर्पस मतलब बहुत सारे काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो डिल्यूजन्स थिंक्स ही इज वर्किंग अ मशीन, इस रूब्रिक के अनुसार प्लमम मेटालिकम पेशेंट को ये लगता है जैसे वो हर दिन अपने आप से एक मशीन की तरह फिक्स्ड रूटीन वाला काम करवा रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर क्या बताऊं, मेरे हर दिन की सेम कहानी है। सुबह 7 बजे उठो, नाश्ता करो, नहाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ, स्टेशन पर 8:20 की ट्रेन लेकर ऑफिस पहुंचो, फाइल्स देखो, दोपहर में खाना खाओ, शाम को घर आओ, फिर रात को डिनर करो और सो जाओ। अगले सुबह फिर यही रूटीन। जब रोज़ एक ही काम, वो भी फिक्स्ड टाइम और तरीके से करना पड़े, तब तो यही लगेगा ना कि मैं एक मशीन की तरह काम कर रहा हूँ। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि वो हर दिन सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो कर रहा है। ये मेटाफोरिकली एक मशीन की तरह है जिसमें एक काम को एक फिक्स्ड तरीके से रिपीट किया जाता है, यानी काम करने का प्रोसीजर हमेशा एक जैसा ही रहता है और उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जाती। यहाँ पेशेंट को रोबो की तरह गुलाम वाली फीलिंग महसूस नहीं हो रही है, बल्कि उसे ये लगता है कि उसकी लाइफ में ये सारे काम करने का एक फिक्स्ड रूटीन बन गया है जो उसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पेशेंट रेगुलरली वही काम रिपीट कर रहा है, इसलिए वो इस बारे में सोचने और एनालिसिस करने पर खुद को एक मशीन समझ रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स थिंक्स ही इज वर्किंग अ मशीन। तो प्लमम मेट पेशेंट इस मशीन वाली फीलिंग के कारण एनवी महसूस करता है, जिसमें व्यक्ति एक ही काम हर दिन या लगातार करते रहने के कारण उस एक्टिविटी से ऊब जाता है या फिर कंटाल जाता है। इसलिए पेशेंट अपनी लाइफ में इस रूटीन से अलग किसी नए इवेंट के होने का इंतज़ार करता है। जबकि एल्यूमिना में रोबो वाली फीलिंग के कारण पेशेंट आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर कौन है, एक ग्रेट पर्सन या किसी के हुक्म का गुलाम। इसलिए एल्यूमिना पेशेंट अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी के बारे में या तो कंफ्यूज्ड हो जाता है या फिर उसे अपने आप के बारे में एरोनियस डिल्यूजन्स होने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस समझ आए हैं। मैंने अपने प्लमम मेटालिकम वीडियो में उसका रूब्रिक डिल्यूजन्स पीपल अपीयर्ड लाइक डॉल्स को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।